नमस्कार, मैं हूं तरुण अरोड़ा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। हर बार की तरह आज भी हम आपको सरकार शो में कई खबरों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हम आपको बताएंगे बीते हफ्ते सरकार किससे खुश हुए और किससे नाराज। लेकिन उससे पहले आपका शुक्रिया अदा जो हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। सच बताएं तो हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा शो यूपी की जनता का सबसे पसंदीदा शो बन जाएगा। अब वक्त गवाए बिना सबसे पहले नजर डालते हैं सरकार की 5 टॉप स्टोरीज पर। सरकार में सबसे पहले बात होगी योगी सरकार की, जो गोवध पर सख्त है। यूपी में अब तक गोवध करने वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है, आपको सरकार शो में पूरी डिटेल देंगे। यूपी में गर्दिश में आईपीएस के सितारे। जी हां, यूपी में किन किन आईपीएस अफसरों के दिन खराब चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, डिटेल में आपको बताएंगे। सरकार के रडार पर करप्ट अफसर लगे हुए हैं। योगी सरकार लगातार भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेकर साफ संदेश दे रही है। किन किन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई दिखाएंगे आपको सरकार शो में। यूपी में बाय इलेक्शन की बिसात तैयार है। जी हां, यूपी में जल्द 8 सीटों पर बाय इलेक्शन होंगे। किन किन सीटों पर होंगे चुनाव, क्या है राजनीतिक दलों की तैयारियां, आपको सरकार शो में डिटेल से बताएंगे। त्रिवेंद्र के नए साथी कौन? जी हां, यह सवाल बना हुआ है, लेकिन हमारे सूत्रों ने कई नाम कंफर्म किए हैं। कौन कौन से हैं वो नाम जरूर बताएंगे, एक्सक्लूसिव सिर्फ सरकार में। गोवध पर योगी सरकार। गोवध पर सरकार सख्त है। जी हां, गोवध पर योगी सरकार लगातार सख्त एक्शन ले रही है। आज पहली स्टोरी सरकार में यही रहेगी। दूसरी स्टोरी रहेगी रडार पर है करप्ट अफसर। तीसरी स्टोरी में बात करेंगे गर्दिश में आईपीएस के सितारे। यूपी में आईपीएस लॉबी के कई अफसर यूपी सरकार के रडार पर हैं। चौथी स्टोरी में बात करेंगे बाय इलेक्शन की। 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। और पांचवी खबर रहेगी त्रिवेंद्र कैबिनेट में नए साथी कौन कौन शामिल होंगे। और पूरी डिटेल के साथ हम आपको एक्सक्लूसिव वो चेहरे जरूर दिखाएंगे। सरकार में पहली स्टोरी, गोवध पर योगी सरकार सख्त है। जी हां, गोवंश की सुरक्षा और गोवध पर पूरी तरह रोक लगाना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने गोवध के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं, जिसमें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। इस साल 19 अगस्त तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया, जिनमें 76 गोवध से जुड़े हैं। देखिए सरकार में हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में बढ़ी गोवध की वारदातें। गोवध में हुई रासुका की आधी से अधिक गिरफ्तारियां। गैंगस्टर एक्ट में 2510 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। योगी सरकार का दावा है कि सूबे की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। बीते 3.5 सालों में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक निवेश के बड़े आयोजनों में पुलिस ने बेहतर कार्य किया है, जिसके चलते राज्य में औद्योगिक निवेश का माहौल बना और हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं में साल दर साल कमी आई। यही नहीं, अपराधियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई से सूबे में अमन चैन बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई से गोवध और पशुओं की तस्करी संबंधी घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो गोवंश की सुरक्षा और गोवध पर पूरी तरह रोक लगाना उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने गोवध के खिलाफ कड़े कानून बनाए, जिसमें एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। इस साल 19 अगस्त तक पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया, जिनमें 76 गोवध से जुड़े हैं। यूपी में
बढ़ रही हैं गोवध की वारदातें। अभी हालिया घटना 6 सितंबर को बहराइच जिले से सामने आई। इस मामले में एक शख्स के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, अकेले बरेली जोन में 44 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 2020 में अब तक 37 लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध और 20 के खिलाफ अन्य आरोपों में एनएसए लगाया। रासुका के तहत 13 गिरफ्तारियां की गई। इस साल नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं। रासुका के आधे से ज्यादा केस कथित तौर पर गोवध से जुड़े हैं। रासुका कानून दिसंबर सन 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा बनाया गया था। यह कानून लाते समय यह दावा किया गया कि इससे भारत के संविधान की सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी, देश में अराजकता न फैले, किसी विदेशी साठगांठ के साथ कोई बड़ी गतिविधि को अंजाम न दिया जा सके, देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की भी कोशिश न की जा सके, इसलिए यह कानून लाया गया था। रासुका के तहत बिना किसी आरोप के किसी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसा तब होता है जब प्रशासन को लगता है कि उक्त व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के खिलाफ खतरा पैदा कर सकता है। सूबे के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि जो लोग शांति और कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगाया जा सकता है। इसके अधिकतर राज्यों में गोवध अधिनियम लागू है। हम गौ तस्करी को और गौ कसी को किसी भी हाल में परमिशन नहीं दे सकते। आस्था सबकी है और सबकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह निर्देश इसलिए है ताकि अपराधियों में कानून का भय रहे और आम लोगों में सुरक्षा की भावना प्रबल हो। सरकार के आंकड़ों के अनुसार रासुका के अलावा इस साल 26 अगस्त तक उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत 1716 मामले दर्ज किए गए और 4000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि इसी मामले में 32 लोगों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की गई क्योंकि पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं जुटा सकी। बीते दिनों एनएसए के तहत गोरखपुर पुलिस जोन में 2 गिरफ्तारियां हुई। इसी जोन के तहत बहराइच भी आता है। गुंडा एक्ट के तहत इस साल 19,098 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बलात्कार के 1,312 और दहेज हत्या के 1449 मामलों में लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इस साल हत्या के 2,188 और लूट के 848 मामलों में दोषियों को जेल भेजा गया है। पुलिस अफसरों का दावा है कि पुलिस इस त्वरित एक्शन के चलते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह आसान हुई है। सरकार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी सरकार गोवध करने वालों के लिए सख्त है। अगली स्टोरी की तरफ रुख करें। यूपी में इन दिनों आईपीएस अफसरों का बुरा वक्त चल रहा है। कई सांसद और विधायक जिलों में तैनात पुलिस अफसरों पर मनमानी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार की शिकायत के बाद तत्काल एक्शन ले रही है। बता दें, इस वक्त यूपी में 7 आईपीएस अफसर निलंबित चल रहे हैं। क्यों सरकार इन अधिकारियों पर सख्त हुई? क्यों सरकार को लेना पड़ा इन आईपीएस अफसरों पर कड़ा फैसला? और किन किन पर लटक रही है तलवार? देखिए सरकार में यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में आईपीएस अफसरों के बुरे दिन। उत्तर प्रदेश में इस वक्त आईपीएस अफसरों का बुरा वक्त चल रहा है। तमाम सांसद और विधायक जिलों में तैनात पुलिस अफसरों पर मनमानी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं सरकार ने भी कई पुलिस कप्तानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरणों को लेकर एक्शन लिया है। कुल 7 आईपीएस अफसर वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं।
एसपी स्तर के 2 पुलिस अफसरों को तो मुख्यमंत्री ने निलंबित करते हुए उनकी संपत्ति की जांच विजिलेंस से कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीते 3.5 सालों में किसी अखिल भारतीय सेवा के अफसर के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई राज्य में नहीं हुई है। मायावती के शासनकाल में जरूर पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर 25 आईपीएस अफसर निलंबित किए गए थे। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब 7 आईपीएस अफसर निलंबित हैं और पुष्पांजलि देवी, नेहा पांडे तथा अष्टभुजा सिंह पर निलंबन की तलवार लटक रही है। इन तीनों अफसरों पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने नाबालिग लड़की से हुए बलात्कार के मामले में मिली शिकायत पर उचित एक्शन नहीं लिया। यूपी में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी ने करप्शन पर 0 टॉलरेंस की बात कही थी। उसका सबसे ज्यादा शिकार करप्शन को खत्म करने का जिम्मा संभालने वाले पुलिस अफसर ही हुए हैं। नतीजन यूपी में 7 आईपीएस सस्पेंड चल रहे हैं। इन निलंबित अफसरों में एडीजी जसवीर सिंह ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में सरकार पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद योगी सरकार ने उन्हें 14 फरवरी 2019 को निलंबित किया था। तब से वो लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। वहीं डीआईजी दिनेश चंद्र दुबे और डीआईजी अरविंद सेन को पशुपालन घोटाले में निलंबित किया गया है। आईपीएस दिनेश चंद्र दुबे और अरविंद सेन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। अरविंद सेन तत्कालीन एसपी सीबीसीआईडी थे, जिन पर आरोपियों के साथ मिलीभगत कर व्यापारी को धमकाने का आरोप है। दिनेश चंद्र दुबे पर एक शातिर अपराधी से 144 बार पैसे की लेन देन को लेकर बातचीत का आरोप है। इसी आरोप में उनको निलंबित किया गया है। गृह विभाग की माने तो दिनेश चंद्र दुबे के संबंध में यूपी सिट को नोडल एजेंसी के अंतर्गत कस्तूरबा हॉस्टल, शिवगढ़, बछरावा, रायबरेली और सादाबाद में बिल्डिंग बनवाने का ठेका, बरेली और कौशाम्बी में बस अड्डा और लखनऊ में दिव्यांगों की बिल्डिंग बनवाने के ठेके दिलाने सहित कई शिकायतें मिली थी। आईपीएस वैभव कृष्ण का एसएसपी नोएडा रहने के दौरान आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ ही उन पर गोपनीय चिट्ठी को लीक करने का आरोप लगा था। अधिकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन करने के आरोप में वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। वहीं आईपीएस अपर्णा गुप्ता कानपुर में संजीव यादव अपहरण कांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित हुई। आईपीएस अभिषेक दीक्षित को एसएसपी प्रयागराज रहते निलंबित किया गया। उन पर भी भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे। इनके अलावा सरकार ने कई अफसरों के निलंबन को खत्म भी किया है। के मामले में तत्कालीन एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को निलंबित किया गया था। वर्तमान में वो डीआईजी आजमगढ़ के पद पर तैनात हैं। एसपी बाराबंकी रहे डॉक्टर सतीश कुमार को एक निजी फर्म के संचालक से उनके यहां तैनात दरोगा द्वारा 65 लाख रुपया रिश्वत लेने के मामले में निलंबित किया गया था। क्लीन चिट मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया है। एसएसपी बुलंदशहर एन कोलांची और एसएसपी प्रयागराज रहे अतुल शर्मा को भी भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। फिलहाल जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री योगी पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसको देखते हुए कई पूर्व डीजीपी का कहना है कि जिलों में तैनात पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने पर ध्यान दें, वरना सरकार अब किसी अफसर के प्रति दया दिखाने के मूड में नहीं है। अब हर गलती पर सजा मिलेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है। सरकार को अपनी छवि की चिंता है,
किसी अफसर की दागदार छवि की वजह से सरकार अपना दामन दागदार नहीं करेगी। सरकार के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगर भ्रष्ट आईपीएस अफसर सरकार के निशाने पर हैं और उनके सितारे गर्दिश में, तो वहीं दूसरे अफसर भी सरकार के रडार पर हैं जो करप्ट है। जी हां, योगी सरकार अधिकारियों को काम करने का पूरा मौका देती है, लेकिन भ्रष्ट अफसरों पर कड़ा एक्शन भी लेती है। 3.5 सालों में अलग अलग विभागों के 325 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया है। अब तक कौन कौन से अधिकारी नपे हैं, कौन कौन पीपीई किट मामले में नपने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के निशाने पर भ्रष्ट अफसर, चुन चुन कर हो रहा भ्रष्टाचारियों का सफाया। हर दिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का रिकॉर्ड बना रही सरकार। 3.5 साल में कई बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पर चला योगी का हंटर। पुराने मामलों, घोटालों में रिटायर होने के बाद भी हुई कार्रवाई। एसआईटी पकड़ेगी भ्रष्ट अफसरों की गर्दन। मेडिकल उपकरणों की खरीद में धांधली बढ़ा रही धड़कन। योगी सरकार अधिकारियों के बेहतर रिजल्ट ना दे पाने वाले अफसरों को बेहतर रिजल्ट देने का मौका देती है, लेकिन कोई अफसर भ्रष्टाचार करे ये बात मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं। ऐसे अफसरों के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। इस नीति पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 3.5 सालों में अलग अलग विभागों के 325 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सरकार ने 450 से ज्यादा अफसरों, कर्मचारियों को निलंबन और डिमोशन जैसे दंड भी दिए हैं। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार ने ऊर्जा विभाग के 169 अधिकारियों, गृह विभाग के 51 अधिकारियों, परिवहन विभाग के 37 अधिकारियों, राजस्व विभाग के 36 अधिकारियों, बेसिक शिक्षा के 26 अधिकारियों, पंचायती राज के 25 अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के 18 अधिकारियों, श्रम विभाग के 16 अधिकारियों, संस्थागत वित्त विभाग के 16 अधिकारियों, कमर्शियल टैक्स के 16 अधिकारियों, मनोरंजन कर विभाग के 16 अधिकारियों, ग्राम्य विकास विभाग के 15 अधिकारियों और वन विभाग के 11 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी सख्ती के बाद भी कोरोना संकट के दौरान राज्य के कई जिलों में अफसरों ने प्लस ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पीपीई किट खरीदने में घोटाला कर दिया। अधिकारियों ने सुल्तानपुर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, इटावा, मथुरा जिले में बाजार मूल्य से 2-3 गुना अधिक मूल्य पर इन सामानों की खरीद की। यही नहीं, लखनऊ सहित कई जिलों में महंगे दाम पर घटिया पीपीई किट भी खरीदे गए। कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने के नाम पर खरीदे गए चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में हुई धांधली को लेकर बीजेपी के कई सांसदों और विधायकों ने इस मामले में समय समय पर शिकायत भी की। कुछ विधायकों और सांसदों ने इस मसले पर सोशल मीडिया में भी लिखा। इस बीच लंबुआ से बीजेपी के विधायक देवमणि त्रिपाठी ने सुल्तानपुर में सरकार के तय किए गए मूल्यों की अनदेखी करते बाजार मूल्य से भी दोगुनी कीमत पर प्लस ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर और पीपीई किट खरीदने संबंधी सबूत देते हुए इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट के विधायक देवमणि त्रिपाठी ने मेडिकल उपकरण की खरीदारी में हुई धांधली के खिलाफ अधिकारियों के लिए कार्रवाई की मांग की थी। देवमणि त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऑक्सी पल्स मीटर, थर्मामीटर और सैनिटाइजर खरीदने के निर्देश दिए थे। 20 जून 2020 के शासन आदेश में इस किट की कीमत 2800 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन कई जिलों में इसे डबल रेट पर खरीदा गया। इसके तमाम सबूत एक एक कर सामने आ गए। यह मामला तूल पकड़ता गया
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मसले को लेकर योगी सरकार पर तीसरा हमला बोला। इस खरीद की सीबीआई जांच कराने की मांग होने लगी। सोशल मीडिया पर भी इस प्रकरण को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हैशटैग चलने लगे। तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में अफसरों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि कई जिलों में सरकार के शासनादेश की अनदेखी कर दोगुनी कीमत पर चिकित्सकीय उपकरण खरीदे गए हैं। फिर क्या था, मुख्यमंत्री ने बाजार मूल्य से अधिक रेट पर मेडिकल उपकरणों की खरीद की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का आदेश दे दिया। आनन फानन में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार के आदेश से अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस एसआईटी में सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित गुप्ता और सचिव नगर विकास एवं एमडी जल निगम विकास गोठवाल को एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है। एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर 10 दिन में अपनी आख्या शासन को पेश करेगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए कहा है कि किसी भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो। मजे की बात ये, सरकार के इस आदेश के बाद नियमों को ताक पर रखकर कई जिलों में मेडिकल उपकरणों की दुगनी रेट पर खरीद की गई है। वहीं इस मामले पर अब एसआईटी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल तो सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायत राज अधिकारियों को इस मामले में निलंबित किया जा चुका है। जल्दी ही ऐसे कई अन्य जिलों के अफसरों के साथ भी होगा। सुल्तानपुर कोरोना किट के लिए तय कीमत 2800 रुपए की बजाय 9,950 रुपए चुकाए गए। बाजार में 1500 रुपए में मिलने वाले इंफ्रारेड थर्मामीटर 6000 रुपए में खरीदा गया। 1000 रुपए में मिलने वाले प्लस ऑक्सीमीटर के लिए 2600 रुपए चुकाए गए। गाजीपुर प्लस ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर 5800 रुपए में खरीदे गए। अयोध्या कोरोना किट 2800 रुपए के बजाय 4240 रुपए में खरीदी गई। अंबेडकर नगर ग्राम पंचायतों में कोरोना किट के लिए 3.5 से 15,000 रुपए तक खर्च किए गए। इटावा की 471 ग्राम पंचायतों में प्लस ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर की किट 4000 से 4600 रुपए की बीच खरीदी। तो सरकार के रडार पर करप्ट अफसर हैं, लगातार उन पर हंटर चल रहे हैं। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात की। यूपी में उपचुनाव का रण सजने वाला है। जल्द ही यूपी की 8 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस उपचुनाव से 2022 की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। यूपी में उपचुनाव के लिए सरकार तैयार है, विपक्ष से दो हाथ करने के लिए। यूपी में 8 सीटों पर सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है। 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से साफ होगी 2022 की तस्वीर। यूपी में टूंडला, स्वार, बांगरमऊ, मलहनी में होगा उपचुनाव। देवरिया सीट घाटमपुर में होगा उपचुनाव। बुलंदशहर, नौगावा, सदात में भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सरकार में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किन किन सीटों पर होंगे चुनाव और कैसे खाली हुई सीट। स्वार सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम जीते, लेकिन जन्म तिथि विवाद में निरस्त हुई उनकी सदस्यता। उन्नाव की बांगरमऊ से कुलदीप सिंह सेंगर जीते थे, लेकिन फिलहाल उम्र कैद की सजा के बाद सदस्यता उनकी रद्द हो चुकी है। जौनपुर के मलहनी क्षेत्र से सपा के पारसनाथ यादव जीते थे, उनका निधन हो चुका है। देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई। बुलंदशहर से बीजेपी के वीरेंद्र सरोही के निधन के बाद सीट खाली हुई है। ये कानपुर की घाटमपुर सीट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद खाली हुई। अमरोहा की नौगावा सादात सीट से चेतन चौहान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। यूपी में उपचुनाव का मैदान लगभग तैयार है। वहीं उपचुनाव से पहले आजम परिवार को झटका लग सकता है। यूपी में उपचुनाव से पहले आजम परिवार को बड़ा झटका लगने वाला है। आजम खान के बेटे पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की तैयारी है। अब्दुल्ला आजम को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर
प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार इस बारे में विधिक राय ली जा रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी। स्वार टांडा सीट से 2017 में वो चुनाव जीते थे। बीते साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता को अवैध बताया था। नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र नहीं थी 25 साल। उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगाया गया था। अब सरकार में बात उत्तराखंड की। अपनों के ही बगावती तेवरों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि विस्तार की तैयारी कोरोना काल से पहले ही की जा रही थी। सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी के विधायकों में हलचल है और इस बात पर कयासबाजी हो रही है कि आखिर किसकी लॉटरी लगने वाली है। सीएम के इस बयान से उन बागी तेवरों वाले बीजेपी के विधायकों में भी सुगबुगाहट हो रही है, जो अधिकारियों पर नाराजगी के बहाने सरकार में हलचल मचा रहे थे। दरअसल वर्तमान में उत्तराखंड मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की सीट खाली है। इन पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन अब सीएम रावत के नए सिरे से बयान के बाद फिर से उम्मीद और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ विधायकों को यह ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक 3.5 साल से मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सुनते आए हैं। बड़ा सवाल यह कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो आखिर कौन 3 नए मंत्री होंगे। आपको बता दें, पिथौरागढ़ सीट से उपचुनाव में जीती विधायक चंद्रा पंत का नाम राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में स्वाभाविक तौर पर कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि चंद्रा पंत एक तो महिला हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, तीसरे कुमाऊं मंडल से हैं और चौथे वो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी हैं। प्रकाश पंत के देहांत के बाद वो उपचुनाव जीती थी। सूत्रों का कहना है कि सीएम इन सभी कारणों से एक संतुलन के तौर पर चंद्रा पंत को शामिल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के संतुलन के साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण का संतुलन भी साधने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि यह संतुलन किसी के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। जैसे सीएम त्रिवेंद्र रावत ठाकुर हैं और बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ब्राह्मण हैं। बाकी 2 सीटों पर एक कुमाऊं मंडल से ही और एक गढ़वाल मंडल से विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों अधिकारियों पर लापरवाही और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर नाराजगी के तेवर दिखाने वाले विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल होना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में तेज तर्रार विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कुमाऊं की सल्ट सीट से सीनियर विधायक सुरेंद्र सिंह जीना शामिल हो सकते हैं। यदि ये बदले गए तो कुमाऊं की कपकूट सीट से बलवंत सिंह भौरियाल और बद्रीनाथ सीट से महेंद्र भट्ट भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो फिलहाल इन्हीं नामों पर सरकार में मंथन चल रहा है। हालांकि दावेदारों में मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की लिस्ट लंबी ही है, जिनमें गंगोत्री से गोपाल रावत, मसूरी से गणेश जोशी, ज्वालापुर से सुरेश राठौड़, खटीमा से पुष्कर धामी सहित कई विधायक शामिल हैं। देखना होगा कि आखिर क्या मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्र में वाकई में होता है या फिर इन दिनों नाराज चल रहे विधायकों की आशंका सही साबित होती है कि पिछले 3.5 वर्षों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बस सुन ही रहे हैं। सरकार शो में मेरे साथ इतना ही। अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरी के साथ। नमस्कार।